नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सदन की कार्रवाई शुरू हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चले गए। घटनाओं का अंबार लग गया और एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चिंताएं बढ़ी हैं और इस पर हंगामा भी हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि और कई बातें सामने आई हैं। इसी बीच में उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हो गया। वक्फ कानून को लेकर के एक तरफ हंगामा चल ही रहा था कि इसी बीच में आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन सामने आ गया। इस पर भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव अभी लटका हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सदन में हंगामा चल रहा है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में आखिर सीज फायर क्यों हुआ, क्यों डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर के और ये कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरा सदन, सरकार सब चुप है। इसको लेकर के हंगामा तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अचानक से बहुत कुछ खेल होने वाला था, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिलवा करके सरकार ने अपनी साख बचाने की कोशिश की है। इस पूरी कहानी को अगर आप ऐसे समझते हैं तो माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है वो अचानक इस्तीफा नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उनके पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के लिए इस्तीफा देने के पीछे का पूरा कहानी रच रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारे में अचानक पद छोड़ने के मुद्दे पर ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां सरकार इस मुद्दे पर खास प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी बिहार एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन और सदन में नारेबाजी के बाद इस्तीफे के मुद्दे पर चर्चा छेड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं है। सरकार नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की तलाश तेज कर चुकी है, जिसको लेकर के बिहार की तरफ पैनी नज़र है। कभी नीतीश कुमार का नाम, तो कभी रामनाथ ठाकुर का नाम, तो कभी किसी और का नाम लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, और बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए बिहार को मद्देनज़र रखते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। माना गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कयास हैं। वास्तविकता क्या है इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। धनखड़ के लिए सरकारी अधिकारी टाइप 8 बंगले की तलाश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका अचानक इस्तीफा इस बात के संकेत देता है कि उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकारने के अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। एक बड़ा खेल होने वाला था सदन में, और ऐसे में सरकार दोनों ही तरफ आप जानते हैं कि अल्पमत में है। पहले वाली बात नहीं है, 2014 और 2019 वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये समझता है कि उसकी कहीं ना कहीं बहुमत है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही सदन में उसके बहुमत नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की कोई बात होती तो हो सकता था कि सरकार को मुश्किल में आना पड़ता। मामला बिहार में चल रहा है और उल्टा पड़ जाता दांव केंद्र में। अगर ऐसा होता तो धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आसानी से पास हो जाता, क्योंकि एनडीए के पास जरूरी आंकड़े हैं। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात करें या अन्य जो अखबार हैं उनकी बात करें, तो सीधे तौर पे सोमवार को धनखड़ को संदेश पहुंचाया गया था कि तुरंत पद छोड़ दें या अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। इसे चुनौती देने के बजाय धनखड़ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आ रही है उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष का पत्र स्वीकार करने के बाद धनखड़ से सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने सोमवार शाम हुई बीएससी यानी बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में दूरी बना ली थी। कई चैनलों की बातें, मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है। हालांकि सभी घटक दलों से विचार विमर्श के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन विपक्षी गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के यह भावना है कि इसमें उम्मीदवार उतारा जाए, चाहे नतीजे कुछ भी हों, क्योंकि ऐसा करने से राजनीतिक संदेश जाएगा। जगदीप धनखड़ के बीते सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों से के हवाले को लेकर के जब इस्तीफा दिया गया तो एक अलग तरह का माहौल पैदा हो गया।
अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये मामला सिर्फ धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे की और बड़ी कहानी है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे झंझावातों से बिल्कुल अलग अपने विदेश यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 23-24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम यूके में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 25 और 26 जुलाई को उनकी मालदीव यात्रा तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके की आधिकारिक यात्रा पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि यह यात्रा जरूर छोटी है, लेकिन दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने, इसे मजबूत बनाने और उपायों पर चर्चा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार करने का एक अवसर देगी। पीएम मोदी की 2 देशों की यात्रा पर मंगलवार को प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री 23 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा के लिए यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वहीं उन्होंने ये बातें भी कही थी कि इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय चर्चा होगी। लेकिन इन सभी बातों से अलग आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के जो हंगामा दोनों सदनों में दिल्ली में, तो वहीं बिहार में भी जमकर के हो रहा है। काले कपड़े पहन करके यहाँ सदन में, दोनों ही सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी नेता आ रहे हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बेचैनी अलग अलग राज्यों में भी बढ़ी है। आपने देखा होगा किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने इस पर पत्र भी लिख दिया है चुनाव आयोग को और कहा है कि अगर ऐसा कुछ कराना है तो हमारे राज्य में आप पहले करा लीजिए। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के बिहार और देश की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल बनने वाला है। बात इतना ही नहीं है, धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के भी चर्चाएं तेज चल रही हैं और इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ऐसा होता, अगर धनखड़ रहते तो सरकार मुश्किल में आ सकती थी और नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जा सकती थी। इसके अलावा आपको पता है कि पहले ही वक्फ कानून को लेकर के 2 खेमे में बटा हुआ है पूरा देश। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ मजबूरी में एनडीए घटक दल हैं, जबकि एनडीए घटक दल के साथियों को मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिख करके हिदायत दे दी है कि यदि आप समर्थन कर रहे हैं तो आप चुनाव में समझ लीजिएगा। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब समझने का वक्त नीतीश कुमार के लिए और अन्य घटक दलों के लिए आ गया है। वहीं आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अचानक से केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने अनाउंस कर दिया, जबकि वो जानते हैं कि वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। लेकिन आज भी 2014 और 2019 की तरह वो ऐसा समझ करके ही कोई फैसला ले रहे हैं जिस फैसले को वो जानते हैं कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार में है और उनका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। 2024 के चुनाव के बाद अल्पमत की सरकार निश्चित रूप से है और इस अल्पमत सरकार कई बैसाखियों पर टिकी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार भी एक अहम भूमिका में है। तो वहीं नीतीश कुमार के सांसद द्वारा इस जो एसआईआर है उसका विरोध भी किया गया है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि जब उनके साथ रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं तो विपक्ष का विरोध कितना जायज़ और कितना नाजायज़ है। इन सभी बातों को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार चर्चा की बात सदन में कही जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से सीज फायर करने का क्या मतलब है और इसके पीछे अब तक सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य क्यों नहीं आया है। मानसून सत्र में जमकर हंगामा हो रहा है, चाहे दिल्ली की बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रहा है, इसको लेकर के भी निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। तो दोनों सदन में बहुमत की बैसाखी पर रहने वाली सरकार, क्या ऐसा लगता है कि अमित शाह सरकार को बचा पाएंगे? दूसरी तरफ आरएसएस जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बना रहा है। अभी तक आपको पता है कि एक अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं हो पाया है भारतीय जनता पार्टी में। इसके पीछे का भी कारण आप समझ ही रहे हैं अच्छी तरह से, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। कयासों के बाजार में कहा यह जा रहा है कि आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी को कोई भी छूट देने के लिए तैयार नहीं है और खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके क्रियाकलाप से आरएसएस भी संतुष्ट नहीं है। दोनों सदनों में बहुमत नहीं रहने के बावजूद भी जिस तरह से फैसले धड़ाधड़ ले रही है मोदी सरकार, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश की चुप्पी और भाजपा के साथ सीधा राष्ट्रीय जनता दल का टकराव इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो ज़रूर है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है। इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि विपक्ष जो है
वो अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें यदि बहस होती है या फिर वोटिंग की स्थिति आती है तो सरकार संकट में आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा के बाद सदन में किस तरह का हंगामा होगा और क्या कुछ निकल के सामने आएगा अभी वो होना बाकी है। लेकिन सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि बड़ा खेल होने वाला था, उससे पहले एक बड़ा कहा जाए तो फैसला लिया गया है और उस फैसले से धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। शाह बचा पाएंगे एनडीए की सरकार, ये दोनों जगह की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर दिल्ली में कुछ भी इधर उधर होता है तो बिहार में जिस तरह से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और लालू परिवार के या राजद के बीच जो स्थितियां क्रिएट हुई हैं, नई स्थिति पैदा हुई है जिसमें नीतीश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विपक्ष जो है महागठबंधन हमलावर है और ये कह रहा है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उसके पीछे नीतीश नहीं, नीतीश को तो कहीं ना कहीं हैक कर लिया गया है और ये सारा खेल जो है भाजपा कर रही है। जिस तरह से सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा में तूतू-मैं में हुआ आमने सामने, शब्दों की मर्यादा टूटी, वो साफ साफ बता रहा है कि मामला गंभीर है और चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है देखना दिलचस्प होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री की वापसी के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या शाह बचा पाएंगे एनडीए की सरकार। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपके पास भी कोई जवाब है या फिर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।